ये जो बजट है ये रोड मैप होता है कि अगले साल का पूरे का साल का रोड मैप होता है कि अगला साल हमने कैसे काटना है। और मैं ये भी कहूँगा जो बजट होता है ये बड़े आदमी से लेकर जो रेडी वाला होता है उस तक, इंडस्ट्री वाले तक, दुकानदार, कैसे हर आदमी के लिए स्टेट में सबकी नज़र होती है, गरीब की भी होती है, अमीर की होती है, हमारा बजट आ रहा है। पर मैं ये बात कहूँगा कि इस बार जो बजट पेश हुआ, जो सेंटर ने रेवेन्यू सेंटर ने जनरेट किया, आप कश्मीर में जाओ, आपको कश्मीर वाले वेट कर रहे हैं कि आपने बजट में हमें क्या दिया। और सबसे बड़ी बात, इस बजट में सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान हुआ तो यहाँ पर फ्लड आया था, गेहूँ हमारे बह गए थे। पिछली बार जो आपने बजट पेश किया था, ठीक है 10 साल के बाद सरकार बनी थी, हमने भी आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन 1.5 साल तो निकल गया है। इस बार आपने बजट पेश किया, बजट में आपने एक नया काम कर दिया कि उल्टा जो पिछली बार जो रूरल गांव की जो स्कीमें थी, जो फ्लड आया था उसमें स्कीमें, उसमें आपने कुछ नहीं रखा। क्योंकि अगर हमारे एमएलए साहब ये बोलते हैं कि वो गांधीनगर में रहते हैं, मैं एमएलए साहब को कहूँगा, एमएलए साहब हमारे पुंछ के बहुत से लोग, हमारे एक डीसी साहब आए थे, वो एसटी हैं, गुज्जर हैं, मेरे भाई हैं, उनको अगर वो गांधीनगर में रहते हैं तो उनके पास एसटी थोड़ा छीन लिया, उनका एसटी उनके पास बरकरार है। हमारे मीर पुंछी जी हैं, उनके भतीजे हैं, जो बशीर साहब के 2 भाई, एक आजी साहब है, नज़ीर साहब, ये बड़ी बड़ी कोठियां इनकी 4-4 कनाल में जम्मू में, तो इनके पास भी एसटी है। ऐसे बड़े हिंदू हैं जिनके पास जम्मू में, जो पुंछ के लोग हैं जिनके पास जम्मू में मकान है, हमारे पास एसटी है। यहाँ हम यहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग भी यहाँ पर रहने वाले, उनके एसटी पर हमें कोई इतराज नहीं। पर आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूँ आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और साबका एमएलसी पुंछ प्रदीप शर्मा जी। इनसे कुछ अहम 2 मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में कुछ दिन कबल एक कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें हमारे पुंछ के एमएलए एजाज जान साहब और भाजपा से जो एमएलए थे सरदार जी, उनके बीच में जो भाजपा के एमएलए सरदार जी थे, उन्होंने एजाज जान साहब को ये कहा कि आप जो है कश्मीर से आए हुए हो तो आपको किस चीज़ का जो एसटी मिला। तो रिप्लाई में एजाज जान साहब ने कहा कि आप गांधीनगर में रहते हो तो आप किस चीज़ को लेकर जो एसटी की डिमांड कर रहे हो। तो इस हिसाब पे हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए प्रदीप शर्मा जी, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप शर्मा जी, खैर मकदम है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। जनाब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो कंट्रोवर्सी हुई है सरदार जी के बीच में और एजाज जान साहब के बीच में, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि चलो, असेंबली में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जो हमारे जो डीपी है, डिस्प्लेस पर्सन है, जो पीओजेके के हैं, उनको भी हमारे एसटी में शामिल किया जाए। जो परजोरी पुंछ को एसटी दिया गया उसमें शामिल किया जाए। मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि ये बात सबको पता है कि आपको भी पता है, हम सब पुंछ भली बात जानते हैं कि पुंछ हमारी अलग स्टेट थी, हमारे अलग जो चाहे वो पलंदरी हो, चाहे वो बाग हो, चाहे वो हमारा हवेली हो, ये सब जो है, ये सब हमारे जो हैं वो पुंछ के हिस्से थे। पर मैं आपसे एक बात कहूँ, 4 यहाँ पर तहसीलें थी। एक बात आपसे पक्की बात कहूँगा कि ये जो पीओजेके है, यहाँ से जो लोग हमारे उजड़ कर जो है 47 में नंगे पांव, जिनके घरों में मौतें हुई, जो अपना घर बार छोड़ा, हजारों कनाल, लाखों कनाल जमीन छोड़कर जो लोग आए थे यहाँ, 77,000 80,000 लोग शहर में इकट्ठे हो गए थे। गवर्नमेंट ने यहाँ खाने की बड़ी तंगी होती, गवर्नमेंट ने मजबूरी में उनको निकाला था। जहाँ तक वहाँ उनको असेंबली में ये बात कही गई कि ये लोग जो हैं ये गांधीनगर में रहते हैं, या ये लोग डोगरे हैं, या फलाने हैं। क्योंकि एक बात आपसे ये कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर जो है ये डोगरा राज था, यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जो है वो राज करते थे। हमारे पुंछ में ये पीछे फोटो लगा हुआ है मेरे, राजा सुखदेव सिंह, राजा मोती सिंह, ये सब लोग जो है हमारे राजे थे पुंछ में, जिन्होंने हमारे पुंछ में राज किया था जी। हमारी अलग से स्टेट थी, जिसमें अलग हमारा हॉस्पिटल था, हमारा डिग्री कॉलेज, ये हमारी अलग अलग जगहें। आप गुलजारलाल नंदा जैसा 2 बार जो प्राइम मिनिस्टर आया वो पुंछ के रहने वाले थे, ऐसे बहुत से लोग हैं। पर मैं एक बात आपसे कहूँगा कि ये लोग उजड़ कर आए थे, इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया कैंपों में जाकर। एक नगरोटा में कैंप लगा, जोल कैंप लगा, कश्मीर वहाँ दिल्ली में पुरानी मंडी में, पुरानी दिल्ली जो है पुराने किले के पास कैंप लगा। इन लोगों को कैंपों में वहाँ पर जो है भेजा गया। और सच बोलता हूँ, आज भी इनकी हालत वही है जो हालत 47 में हमारी थी। ये कैंपों में रह रहे हैं, चाहे वो भोर कैंप हो, चाहे वो गाजीगढ़ हो, चाहे वो बडियाल ब्राह्मणा हो। अगर आप कठुए में जाओगे तो कठुए में एक कीड़ियाँ जगह है,
वहाँ पर बड़ी बुरी हालत में ये लोग रह रहे हैं। ये लोग छन्नी में, वो छन्नी एक जगह है कठुए में, एक तो जम्मू करोड़ू वालों की छन्नी है, वहाँ छन्नी है, वहाँ बड़े हमारे बिरादरी, गरीब बिरादरी रहती है। ऐसे राजबाग, ऐसे सिंबल कैंप, ऐसे बड़ी जगहें हैं, मैं क्या नाम लूँ आपको, ऐसे हमारे लोग जो हैं इन कैंपों में अभी तक रह रहे हैं। और ये लोग यहाँ से गए हैं, इनकी वही 10 की 10 हालत है। पर दुख की बात ये है, मैं आपसे कहूँगा कि ये लोग जब यहाँ से गए पुंछ से जाने के बाद हमें जो कश्मीर से कश्मीरी पंडित हमारे भाई जो है 90 में उजड़ कर आए, उनको चंदियां भी दी गई, उनको सब कुछ दिया गया, उनको वो अपने घर में जा सकते, हम पीछे घर में नहीं जा सकते थे। हमारी आज तक वो जमीनें हमारे नाम पे हैं, लोगों ने चाहे कब्जा की हुई हैं, हमारी जमीनें, आप अपनी जमीनों में नहीं जा सकते हैं, हमें यहाँ पर कोई मालकाना हक, हमें कुछ नहीं मिला। फिर भी हमने हिंदुस्तान के झंडे को कभी झुकने नहीं दिया। आज वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि आज तक उनके स्टेट से एक्ट सब कुछ उन पर एड्रेस पुंछ का ही है, किसी का मुजफ्फराबाद में का एड्रेस है, किसी का मीरपुर का एड्रेस है, किसी का ये जो पिछड़े इलाके हैं हमारे पलंदरी, बाग, चीरा, इन लोगों के एड्रेस हैं, जब ये आज तक उन पे वो लिखा जाता है। वो बेसिकली लोग पुंछी हैं, उनके घर भी यहाँ है, उनका सब कुछ यहाँ है। उनको अगर दिया जाए, कोई मुझे लगता नहीं है कोई परेशानी है। क्योंकि अगर हमारे एमएलए साहब ये बोलते हैं कि वो गांधीनगर में रहते हैं, मैं एमएलए साहब को कहूँगा, एमएलए साहब, हमारे पुंछ के बहुत से लोग, हमारे एक डीसी साहब आए थे, वो एसटी हैं, गुज्जर हैं, मेरे भाई हैं, उनको अगर वो गांधीनगर में रहते हैं तो उनके पास एसटी थोड़ा छीन लिया, उनका एसटी उनके पास बरकरार है। हमारे मीर पुंछी जी हैं, उनके भतीजे हैं, ये बशीर साहब के 2 भाई, एक आजी साहब है, नज़ीर साहब, ये बड़ी बड़ी कोठियां इनकी 4-4 कनाल में जम्मू में, तो इनके पास भी एसटी है। ऐसे बड़े हिंदू हैं जिनके पास जम्मू में, जो पुंछ के लोग हैं जिनके पास जम्मू में मकान है, हमारे पास एसटी है, यहाँ हम यहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग भी यहाँ पर रहने वाले हैं, उनके एसटी पर हमें कोई इतराज नहीं। पर यहाँ तक मैं ये बात कहूँगा कि ये जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, मंडी में रहते हैं, लोरन में रहते हैं, आप अड़ाई की बात करो, अड़ाई में हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं, पर वो गुजरी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे एसटी गुज्जर भाई रहते हैं, उनके साथ उनकी गुजरी लैंग्वेज है, पर वो पहाड़ी हैं, मलक हैं, सब हैं। ऐसे ही कश्मीर से कुछ लोग आए, जब कुछ है, उनके साथ हमारे लोग मिलकर, ये कश्मीर का इलाका ऊपर मंडी का ऐसा है, सब्जियां लोर का, यहाँ थोड़ी सी हमारी कश्मीरी टंग है, तो वो कश्मीरी बोलते हैं वो। पर हम ये बात मैं आपसे कहूंगा, हम सब लोग पहाड़ी हैं, वो भी पहाड़ी हैं, हम भी पहाड़ी हैं, हम सब पहाड़ी हैं। हमें मैं ये कहूंगा कि हमें एसटी उनको अगर दिया जाए, हम बड़ा अच्छा होगा। हमारी एक बिरादरी है जो 12-13 लाख बिरादरी है, अगर सेंटर ने, मोदी सरकार ने हमें दिया है एसटी, तो वो भी उसके पूरे हकदार हैं। 12-13 लाख लोग हमारे जो रिफ्यूजी लोग हैं, जिनको हम डिस्प्लेस पर्सन बोलते हैं, डीपीएस बोलते हैं, वो लोग अगर उनको दिया जाए तो किसी बात की परेशानी नहीं है। खाली वो जम्मू में नहीं है, वो देश के दिल्ली में भी रहते हैं, वो पंजाब में भी रहते हैं, वो उत्तराखंड में भी रहते हैं, वो राजस्थान में भी रहते हैं, वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। उनको भी ये इसकी सहूलियत अगर मिले तो मैं सोचता हूँ उनके साथ एक इंसाफ होगा, जो लोग वहां पर रहते हैं। प्रदीप शर्मा जी, ये आपने इस कंट्रोवर्सी पे जो है अपना बयान जारी किया है, तो आपसे हम एक चीज़ और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। हालिया जो है इस वक्त जो है बजट पेश किया गया है 2026-27 का, तो इस बजट पे आपकी व्यूज जानना चाहेंगे। मैं ये बात कहूँगा सोफी साहब कि जो बजट है ये रोड मैप होता है, कि अगले साल का, पूरे का साल का रोड मैप होता है कि अगला साल हमने कैसे काटना है। और मैं ये भी कहूँगा जो बजट होता है ये बड़े आदमी से लेकर जो रेडी वाला होता है उस तक, इंडस्ट्री वाले तक, दुकानदार, कैसे हर आदमी के लिए, स्टेट में सबकी नज़र होती है, गरीब की भी होती है, अमीर की होती है, हमारा बजट आ रहा है। पर मैं ये बात कहूँगा कि इस बार जो बजट पेश हुआ, जो सेंटर ने रेवेन्यू, सेंटर ने जनरेट किया, 58,000 करोड़ रुपए का बजट जो है सेंटर ने रेवेन्यू दिया, 58,000 करोड़ रुपए का, और 80,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ, इन्होंने पेश किया। ये जो डेफिशिएंस है, जो घाटा है, ये इस बजट में दिखाया ही नहीं गया कि ये घाटा हम कहाँ से पूरा करेंगे। इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने जो वादा किया था कि हम यहाँ पर बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट, मैं सोचता हूँ इस बजट में, मैं सोचता था वो आएगा, पर वो एक मखसूस तबके लिए, एएवाई के लिए 200 यूनिट आए, वो भी पता नहीं उनको देंगे नहीं देंगे। फिर ये कहते हैं कि मैंने ये वादा किया था, उमर साहब ने एक स्पीच की, आपने भी सुनी होगी, कि वादा किया था चाहे मैं बिजली
मैं एटॉमिक एनर्जी दूं, चाहे मैं आपको हवा से बिजली दूं, चाहे मैं कहाँ से बिजली दूं, चाहे मैं पानी की बिजली दूं, मैंने आपसे वादा सोलर लाइट की बिजली दूं, आपको वादा किया है। सेंटर ने स्कीम जो है उसी का वादा जो पूरा कर रहे हैं, जो सेंटर ने स्कीम लाई है बिजली की, अपनी तरफ से कुछ नहीं। मतलब कितना बड़ा धोखा है लोगों को वादा किया था आपने कि हम सिलेंडर देंगे, आपको फ्री सिलेंडर देंगे। सेंटर ने जो 9 सिलेंडर जो है सेंटर दे रही है फ्री में, जो गरीब लोग हैं उनको, उनके लिए आपने बोला है एएवाई को देंगे, जब पहले आपने वादा किया था हम पूरी स्टेट को देंगे। अब 6 सिलेंडर आप देगो एएवाई को, बाकी लोग कहाँ जाएंगे जिनके साथ आपने झूठे वादे किए थे। आपने अपनी सरकार, जब आपकी अपनी सरकार थी, आपने तब लोगों को यहाँ पर डेली विजिट लगाया और 500-500 रुपये ऊपर रखा। ये हमारी किस्मत थी कि यहाँ पर एलजी का हुकूमत आई। एलजी साहब ने यहाँ पर देखो कितनी बड़ी स्कीम की कि एलजी साहब ने आज वो जो डेली विजिट आपने लगाए थे 500 रुपये पर, आज उनको 9300 रुपये पर कर दिया। आपने उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। एसपीओ लगाए थे आपने 1500 रुपये पर, बाद में 3000 रुपये पर। आज उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18,000, 12,000, 14,000 या 9,000, 6,000 ये पॉलिसी बनाई। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। हम सोच रहे थे कि आप बजट में एक अच्छी अलोसमेंट करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आपने खासकर सबसे बड़ा धोखा अगर किया है तो वो युवाओं के साथ किया है। आपने 7600 नौकरी दी, करोड़ों रुपए आपने लोगों से रेवेन्यू जनरेट करवा लिया, लोगों को फार्म भरवाए, करोड़ों रुपए, 7600 नौकरी सारी दी। आपने युवाओं के लिए क्या किया? मैं सोचता हूं कि वो ना स्कीम हो जो आपने पहले स्कीम की थी 2009 में, लोगों को लोन दिए तो सारे लोग एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट हो गए थे। लोगों के काम नहीं, बस यही। आप यहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, पर लोगों को होप है कि आप कुछ करोगे। मैं सोचता हूं कि एनसी सरकार, ये जो बजट है, आपने जो बजट रखा, 80% स्कीमें जो उस बजट में आपने सेंटर की अलाउंस कर दी। अच्छी बात है, आप मोदी जी का गुणगान करते हो। मोदी जी ने सबके लिए सब विकास किया है, सबका विश्वास किया, सबका विकास किया, अच्छा काम किया है। पर मैं एक बात आपसे कहूँगा, 80% आपने जो 20% किया है वो कहाँ से, मुझे समझ नहीं आती है। आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? देखो 9 यार, आपने एक पूरा खाका रखा कि इस बार बिजली हम खरीदते हैं 9,000 करोड़ रुपए की, बाहर से बिजली जो हमारी खरीद होती है साल की। इस बार आपने एक लक्ष्य रखा कि हमने 7,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। इकट्ठा तो 4,000 4,500 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। 5,000 करोड़ रुपया इस बार का घाटा है। आपने ये तो बताना था, ये घाटा आप पूरा कहाँ से करोगे? तो फिर 200 यूनिट आप दोगे, तब तो आपको जल्दी थी बजट को लाने की। मैं सोचता हूँ कि ये सारी बातें अगर आप कहोगे, ये बहुत बड़ा यहाँ के युवाओं से, यहाँ के लोगों से बहुत बड़ा धोखा है। उमर साहब, आपको कश्मीर वाले देख रहे हैं, आप जाओ कश्मीर में, यहाँ की रजौरी पुंछ आप छोड़ दो, आप कश्मीर में जाओ, आपको कश्मीर वाले वेट कर रहे हैं कि आपने बजट में हमें क्या दिया। और सबसे बड़ी बात, इस बजट में सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान हुआ तो यहाँ पर फ्लड आया था, गेहूं हमारे बह गए थे। पिछली बार जो आपने बजट पेश किया था, ठीक है 10 साल के बाद सरकार बनी थी, हमने भी आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन 1.5 साल तो निकल गया है। इस बार आपने बजट पेश किया, बजट में आपने एक नया काम कर दिया कि उल्टा जो पिछली बार जो रूरल गांव की जो स्कीमें थी, जो फ्लड आया था उसमें स्कीमें, उसमें आपने कुछ नहीं रखा। आपने ये नहीं सोचा कि लोग दरबदर हैं, लोगों के घर बह गए हैं, लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, रूरल गाँव के लिए आपने पैसे रखने थे। लेकिन बहुत बड़ा धोखा आपने गाँव के साथ भी किया है, शहर के साथ भी किया है। मैं सोचता हूँ ये सरकार टोटल फेल हो चुकी है और ये बजट टोटल फेल बजट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे साबिका एमएलसी पुंछ और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रदीप शर्मा जी। इनसे हमने 2 मुद्दों पे जो है गुफ्तगू की। अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।